सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। गुड मॉर्निंग सुप्रभात। चलो चलो सुप्रभात। आप सभी को मेरी आवाज सुनाई देती है ना? तो रेज योर हैंड करिए। सभी रेज योर हैंड तो आपको करना ही है, जिसके कारण मुझे पता चले कि सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है। रिप्लाई। और यहाँ पर कुछ बच्चे ऐड हो जाते हैं पर रिप्लाई नहीं देते हैं, मतलब उनको सुनाई देता नहीं है। तो आपको याद रखना है कि आप अपने दूसरे क्लासमेट से पूछ सकते हैं कि हम क्या चला है, कुछ नेटवर्क की इश्यू से हम नहीं पढ़ पाए, तो उनसे पूछ लेना है आपको। ठीक है, चलो 13 बच्चों के विद्यार्थियों के यहाँ पर मुझे रिप्लाई मिल चुके हैं और हमारे पास कुछ 24 समथिंग है ना, 24 विद्यार्थी है। चलो ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है। धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे, हम ऐड करते रहेंगे, है ना। तो मित्रों, तो आज हम हिंदी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, है ना। अब कौन सा चैप्टर है, क्या है, उसके पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूं, तो ध्यान से सुनिए। चलो बात करते हैं। यहाँ पर रिप्लाई दिया है उन्होंने, उनके आधार पर मैं किसी को प्रश्न पूछूंगा। तो यहाँ पर किन किन को प्रश्न बोलना है, उसके बारे में उत्तर देना है, उसके बारे में बोल देता हूँ। यक्ष, रक्षित, रुद्र, रैनी, श्रुति, राजवी, पंत। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यक्ष, मैं अपने पाठ की शुरुआत करूं उससे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरे ख्याल से आप उत्तर दे पाओगे, है ना। चलो शुरू करते हैं। हाँ, आप भी बच्चों सारे सुनते रहना मुझे। ગુજરાતીમાં આપણા કરતા મોટા ભાઈ હોય તેને આપણે શું કહીએ? હા, મોટા ભાગને આપણે મોટા ભાઈને આપણે મોટા ભાઈ જ કહેતા હોય છે, બરાબર ને? મોટા ભાઈ છે, આ મારા મોટા ભાઈ છે, નામથી ના બોલાવતો હોય તો શું કહીએ? મોટા ભાઈ। ચલો ઠીક છે। હા, પણ મોટી બેન હોય તો? મોટી બેન, આવું પણ કહીએ છીએ। ચાલો ઠીક છે, આવું થયું। ઓકે, હવે કંઈક બીજા વિદ્યાર્થીઓ પાસે જઈએ આપણે। રક્ષિતભાઈ, રક્ષિત, હા રક્ષિત, તમે થોડું ઘણું મરાઠી જાણો? મરાઠી? કઈ વાંધો નહીં, અને તમને આવડશે જેવી હું आशा રાખું છું, है ना। चलिए ठीक है, तो बात करता हूँ। हाँ, तो गुजराती में बड़े भाई को हम कहते हैं मोटा भाई, है ना। बड़ी दीदी है, बड़ी बहन है तो दीदी कहते हैं। उसी प्रकार मराठी मराठी लोग होते हैं ना, तो वो बड़े भाई के लिए कुछ शब्द प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं पता है? भाव। अरे वाह, भाव, भाव अर्थात भाई, लेकिन बड़ा भाई है तो? ठीक है, चलो चलेगा। हाँ, चलो किसी को पता है जिसको मराठी में बड़े भाई के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है, मुझे कोई कहेगा? वो रेज योर हैंड करे, उनसे मैं पूछूं। जिसे पता है वो कहो, कहो। हाँ, यक्ष बोलो, क्या कहते हैं? दादा। क्या कहते हैं? हाँ, तो भाई मराठी में बड़े भाई को कहते हैं दादा, है ना। दादा अर्थात बड़े भाई, है। जब मैं बड़ोदरा रहता था तो वहां पर मराठी लोग आजू बाजू रहने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि दादा ये बॉल दीजिए ना खेलते खेलते वक्त। भाई मैं तो अभी बच्चा हूँ और तुम मुझे दादा क्यों कहते हो? तो उसका बड़ा भाई था, उसने मुझे समझाया, मतलब कि वो मेरे साथ मेरी उम्र का ही था, तो वो उसका बड़ा भाई था। उसने कहा कि किरण, दादा अर्थात हमारे में बड़ा भाई होता है ना, ऐसा। तो भाई दादा का अर्थ हुआ बड़ा भाई। अब आपको बताना है कि मैं ये सारी बात क्यों कर रहा हूँ, किस वजह से कर रहा हूँ, हमारे चैप्टर के अनुसार कोई बता सकता है? चलो ये भी बात है, मेरे बच्चे मुझे समझ गए, मराठी की बात है, बड़े बड़े भाई की बात है। ठीक है, तो चलो हम सीधे अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। आज कक्षा 9 हिंदी, उसमें दाज्यू की बात कर रहे हैं। तो दाज्यू अर्थात क्या, आप कोई कहेगा क्या? दाज्यू अर्थात क्या?
बोलो। बड़ा भाई। दाज्यू अर्थात क्या? बड़ा भाई। लेकिन कौन सी भाषा में दाज्यू का अर्थ बड़ा भाई होता है, वो अब हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे ना, पता चल जाएगा। तो मैं पूछूंगा, दाज्यू अर्थात क्या? हिंदी पाठ में है ना, कक्षा 9वीं में 15 जो चैप्टर आता है उसमें दाज्यू शब्द आता है। तो दाज्यू का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? बड़ा भाई। ठीक है, ये पहला प्रश्न। अब देखो है ना, भाई मैं तो मेरे घर में छोटा हूँ, लेकिन मेरे चचेरा है ना, तो वो भी एक 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 तो मेरा भाई ऐसा है जो मुझसे छोटा है ना, बाकी सारे मेरे बड़े भाई ही हैं। चलो, आपके घर में भी आप बड़े होंगे, किसी से आपसे भी कोई बड़ा होगा, है ना। तो ये मोटा भाई केवा है, बड़े भाई कैसे हो, उसके ऊपर का पाठ है। लेकिन क्या उसमें ये सारी बातें आ रही है? नहीं, बात कुछ बहुत बदल जाने वाली है। मैं पूछने वाला हूँ क्या होता है, आखिर में हम उसके ऊपर निबंध भी कैसा आएगा उसकी बात करेंगे। चलो, ये बात हो गई, क्लियर है। बड़ा भाई की बात की गई है। अब किसी से और पूछते हैं। हम्म, हाँ, आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो छोटी उम्र का हो और कहीं पर काम करता हो ऐसा? आपने कोई ऐसे ચાઇલ્ડ લેબર, ઇંગ્લિશ ચાઇલ્ડ લેબર, બાલ શ્રમિક, બાલ મજદૂર, એવા કેટલાક વિદ્યા એવા કેટલાક બાળકોને જોયા છે જે આવું કામ કરતા હોય, ऐसा आपने कहीं देखा है? हाँ, देखा है। बहुत सारी जगह पर आपने ऐसा देखा होगा जहां पर छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। अब ये क्यों काम करते हैं? क्योंकि वो अपने घर के बड़े होते हैं। सुनो, उम्र में छोटे हैं लेकिन अपने घर के क्या है वो? बड़े व्यक्ति है। अब सोचो, कोई 8-9 साल का बच्चा है ना, और 5-6 साल के उसके दूसरे छोटे छोटे भाई हैं, और उसको कमा कर खिलाने वाला कोई नहीं है, तो जिम्मेदारी कौन ले लेगा उसको संभालने की? वो खुद बच्चा ले लेता है और वो काम करता है ना, वो काम करता है। तो ऐसे हमने कई ऐसे उदाहरण हमने देखे होंगे, है ना। यहाँ पर भी कुछ ऐसी बातें आने वाली है। एक बाल श्रमिक है, कौन है? बाल श्रमिक एक बालक है और वो यहाँ पर काम कर रहा है। कहाँ पर काम कर रहा है? एक होटल में काम कर रहा है ना। और यहाँ पर इसके साथ क्या घटना बनती है उसकी बातें करनी है ना। तो कोई व्यक्ति है, उसके साथ अगर चलो हमने मान लिया हमने ऐसा व्यक्ति कहीं पर देखा है, एक बाल मजदूर देखा है ना, तो उसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? कोई मुझे कहेगा? रेज योर हैंड करो, एक एक करके मैं उनसे पूछूं कैसा व्यवहार करना चाहिए बाल श्रमिक के साथ। बोलो अपने आप। प्यार से, चलो ये बात। शांति से, हो सके तो मदद करनी चाहिए, शांति से बात करनी चाहिए, है ना। अच्छा ठीक है। हमने फिल्मों में कई बार ऐसा देखा है कि भाई कुछ लोग होते हैं ना, है ना, और होटल पर गए, बैठे, ए छोटो इधर आ, एक कालो इधर आ, एक, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना, है ना। उसके मन में भी संवेदना है, वो भीख नहीं मांगता है, वो काम करता है अपना, है ना। और हम चाहे तो उसे, है ना, रिस्पेक्ट देकर काम, उसके साथ रिस्पेक्ट देकर, आदर देकर अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसी बात आती है। तो आप समझते हैं आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, है ना। पर उस व्यक्ति के ऊपर जो जिम्मेदारियां आ चुकी है, उसके लिए हमें उसके साथ सहृदय रहना चाहे। बहुत कुछ बातें आएगी, उसके आखिर में मैं आपको एक निबंध पूछूंगा। क्या निबंध होगा, कैसा बनेगा, हम उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। तो चलो आज हम सीधे इस पाठ के ऊपर बढ़ जाते हैं। इसी पाठ के ऊपर हम आगे बढ़ जाते हैं। आपको सारी बातें पता चल ही गई कैसे होते हैं। अब सिर्फ हर जगह चाइल्ड लेबर हो ऐसा नहीं हो सकता। आज तो कायदे कानून ऐसे बन चुके हैं कि आप इतने से कम उम्र के व्यक्ति को, बच्चों को कहीं पर काम के लिए रख सकते नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा मजदूर, यहाँ पर मकान बनाने वाले आते हैं ना, तो उसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो क्या मजदूर है? ना, वो मजदूर नहीं है। लेकिन वो लोग अपने माता पिता का क्या करते हैं? सहायता, अपने माता पिता की सहायता करने के लिए आते हैं। वो उनसे बहुत श्रम वाला काम नहीं करवाते हैं, लेकिन भाई वो तगारा होता है, वो कहीं पर खाली तगारा है, उठाकर वापस ले जाता है, रखता है, ऐसा काम करता है। तो वो वहां पर अपने माता पिता की
सहायता करते हैं, ऐसा होता है। मैंने एक किस्सा देखा था और मैं खुद अस्पताल में था उस वक्त। और चलो कौन सा किस्सा है वो भी कह दूं, है ना। कौन बीमार था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, पर मेरे घर के कोई रिश्तेदार थे जिनका कहीं पर दुर्घटना में अकस्मात हुआ था, तो उनको कुछ पाटापिंडी करनी थी, तो अस्पताल में भर्ती किया था। और उसी बेड के बाजू में एक ऐसा व्यक्ति आया। आपने देखा गन्ने का वो मशीन आता है जिसे वो खुद हाथ से गोल गोल फिराते हैं, ऐसा देखा है। हाँ, तो वो गोल गोल गन्ने का मशीन आता है ना। अब मैं अच्छे से बात कर लेता हूँ। तो वो मशीन फिराने का काम कौन करता था? उसके पिताजी करते थे। कौन? उसके पिताजी करते थे। और वो छोटा बच्चा है ना, वो गन्ना लेता था और गन्ने के भीतर, उस मशीन के भीतर क्या करता था? वो गन्ना डालता था। और क्या, उस बच्चे का हाथ उसके अंदर आ गया। किसका हाथ आ गया? उस बच्चे का। और फिर वो मजदूर लेकर कहाँ पर गया? सरकारी अस्पताल में। सुनिए, बात कहाँ पर आती है, सरकारी अस्पताल में लेकर गया। वो भी एक मजदूर था, वो अपने पिता की सहायता कर रहा था। वो अपने बेटे को बचाने के लिए सरकारी अस्पताल में गया। सरकारी अस्पताल वालों ने कहा ये हम नहीं कर सकते। क्यों कहा होगा ऐसा, कोई सोच सकता है? कोई पूछेगा कैसे हुआ, क्या हुआ, तो क्या कहेंगे? हाँ, यहाँ पर पूछते हैं कि किस तरह से इस बच्चे को चोट लगी। तो उसका हाथ सीधा अंदर चला गया था, सीधा अंदर चला गया, तो हड्डी आजू बाजू कहीं पर दब गई होगी, ऐसा है वैसा है ना। तो वो एक्सीडेंट नहीं बता सकते, उसको बताना पड़ेगा कि ये ऐसी तरह काम करने। तो सीधा केस किसके ऊपर लगता? उस पिता के ऊपर केस लग जाता कि उसने ये काम करवाया। इसलिए वो कहाँ गया? प्राइवेट अस्पताल में गया, खानगी, है ना। और फिर वहां तो कितना खर्चा होगा, तो वो जितना कमाया नहीं होगा उससे कई गुना तो उसके बेटे के पीछे खर्च हो जाएगा, है ना। वहां पर 10,000 तो मिनिमम चार्ज होंगे ही होंगे उस अस्पताल में। तब देखो बच्चों, यहाँ पर वो तो अपने पिता की सहायता करने जा रहा था, है ना। पिता भी चाहता कि बच्चा भी थोड़ा काम सीख जाए, ऐसा ही है ना। फिर भी छोटे बच्चों को अगर काम पर ले जाते हैं तो ध्यान में रखना है कि उनको चोट ना लग जाए, ऐसी बात है। तो अलग अलग परिस्थिति होती है ना। हर जगह बाल मजदूर नहीं होते हैं, लेकिन वो अपने घर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए वो काम करते हैं। चलो, आपके पास, आप कोई बाल मजदूरी करने जाओगे? आप कोई नहीं, क्यों? क्योंकि हमें सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं मिली हुई है, हम कभी ऐसा काम करने जाएंगे नहीं, बराबर ना। हम नहीं जाएंगे, पर वो लोग जाएंगे क्योंकि उनको 2 वक्त की रोटी कमानी होती है। तो हम उनके, अब ये पाठ क्यों आया? अब ये पाठ क्यों आया समझिए। क्योंकि हम उस ऐसे छोटे बच्चे होते हैं जो मजदूर होते हैं, उनके प्रति क्या रखे? हमदर्दी रखे, योग्य व्यवहार करें, उसके लिए ही यह पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक में आया है। तो सबसे पहला ये पाठ क्यों आया होगा, ऐसा भी प्रश्न पूछूं, है ना। दाज्यू पाठ, इस पाठ के माध्यम से हमें क्या सीखने को मिलता है, ऐसा भी प्रश्न मैं पूछूं, तो आपको अपनी सारी बातें लिखनी है। मैंने जो कही वो नहीं, आप भी अपनी बातें लिख सकते हैं, बराबर ने। पता चला आपको? अब सिर्फ क्या बाल मजदूर, सिर्फ बाल मजदूर नहीं, बहुत सारे ऐसे एक एक करके। अगर पानी पूरी वाला बेच है ना, तो पानी पूरी में भी है। तो भाई क्या है, हम तो पैसा देकर खाते हैं, चल 4 लाख 5 लाख ये ला, है ना। अगर उसके बाद इतना खिलाने के बाद भी हम अगर उसे सिर्फ थैंक यू कहकर भी चले जाएंगे ना, तो भी चिंता नहीं, तो भी चिंता नहीं, है ना। तो ऐसा व्यवहार में हमें लाना है ना, धीरे धीरे हमें सीखना है। ये सब सीखना है, अपने आप आता नहीं है ना। और फिर देखो, उनके साथ दोस्ती भी बन जाती है। आपकी इच्छा, आपकी इच्छा पर हमें उनका अपमान तो नहीं ही करना है। हम उनका मान ना करें कोई चिंता नहीं, अपमान नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो चलो अब इस पाठ के ऊपर आ जाते हैं। पुस्तक है ना आप सभी के पास? ठीक है। अब एक काम मैं आपको सीधा ही दे देता हूं। आपको इस पाठ के लेखक परिचय के बारे में जानना है, ये है। इसके शब्दार्थ है वो जानना है। तीसरी बात जो आपके ऊपर देता हूं मैं, इस पाठ के पढ़ते समय जो शब्द आपको समझ में नहीं आते उसके बारे में आपको मुझे पूछना है।
और पूछने से पहले अपनी नोटबुक में नोंद करो कि ये शब्द नहीं समझ में आया, पूछना है तो बराबर। और आप व्हाट्सअप भी मुझे कर सकते हैं जिसके कारण मैं उत्तर दे सकूं, ठीक है। और यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपकी आवाज़ मुझे सुनाई देती है लेकिन वो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं होती है, बराबर। तो वो देख लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पाठ 15, दाज्यू। दाज्यू का अर्थ है बड़ा भाई। लेखक कौन है, शेखर जोशी। यहाँ पर कवि ने, लेखक ने एक बाल श्रमिक की बात की है। चलो सीधा इसके ऊपर मैं आ जाता हूँ, आप सुनते रहिए, है ना। और आप भी चाहो तो अपनी हिंदी की पाचन क्षमता और बेहतर बनाइए, घर पर पढ़िए, जिस तरह से मैं पढ़ता हूँ वो पढ़िए। आप फिर हिंदी के न्यूज़ देखते हैं वो देखिए और फिर इस तरह से पढ़ने की कोशिश कीजिए, होना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा, उत्तरांचल के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ था। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह है कौशिकी घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार है। आपको आदमी और कीड़े की कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था। देखो मित्रों, इनमें से ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं कि शेखर जोशी की कौन सी कहानी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो आदमी और कीड़े। इस कहानी को 1955 में कौन सा प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित। दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हो चुका है। अगर आप इसके ऊपर कोई फिल्म देखना चाहोगे ना तो इसके ऊपर भी फिल्म बनी है। यहाँ पर दाज्यू कहानी पर, यानी जो हमें कहानी पढ़ने में आ रही है उसके ऊपर फिल्म भी बनी है। उसका नाम कुछ अलग होगा। किसने बनाई है, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। अब इसमें क्या बात है वो पढ़ता हूँ। दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई एक कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वहीं किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, उसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है ना। तो होता है ना कभी कभी कि हम रोज कहीं पर होटल पर खाने जाते हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, है ना। पर एक दिन ऐसा होता है कि भाई अच्छा हो गया और उसके ऊपर जा ऐसा करके मैं उसके मन को क्या पहुंचाता हूँ, चोट पहुंचाता हूँ। और उसके मन पर मेरे शब्दों द्वारा कैसी चोट पहुंचती है उसकी बात यहाँ पर की गई है ना। तो यहाँ पर ये सारी बातें आती है। इतना ही नहीं, हमारे द्वारा भी अगर आपके ऊपर कुछ शब्द की टिप्पणी की जाए तो क्या असर होता है हमें पता है। लेकिन याद रखिए, आप पढ़ने के लिए आते हैं तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए वो आपको स्वयं याद रखना है ना। दोनों ओर से ये बातें होती है, एक ओर से होता नहीं है। तो चलो ये सारी बातें हो गई। तो अब हम इस पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। किसके पास पुस्तक है, तो वो रेजर उनसे एक एक पैराग्राफ पढ़ाएंगे और यहाँ से एक एक प्रश्न पूछते भी जाएंगे। सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये पाठ का उद्देश्य क्या है, इसमें क्या आने वाला है ना, ये सारी बातें तो वो क्लियर है, ये याद रखना है। चलो शुरू करते हैं। रेज और हैंड में से मैं पढ़ाने की बात करता हूँ। गोटी हैंडल क्या क्या बोला, क्या बोला आपने? अच्छा, बहुत खूब। क्या आपके में नमक है? अब सोचो, अभी थोड़ी देर पहले बात की कि भाई हम बोलते हैं तो आपके मन पर इफेक्ट क्या होती है। अब बताओ वो बच्चा इस पढ़ने के लिए लायक है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या एक विद्यार्थी है वो? समझिए, है ना। इसलिए अभी तो मैंने आपके ऊपर कोई मर्यादा ला दी नहीं है कि बच्चे बोल सके, वरना इसमें ऐसा भी है कि आपको बोलना भी नहीं है, सिर्फ सुनते जाना है। या फिर मैं कोई लिंक भेज दूं,
मेरे पैसे में कोई कटौती होने वाली नहीं है, 1 रुपया भी कटने वाला नहीं है। मैंने लिंक भेज दिया तो भी, और लिंक बनी हुई है इसके, बस चलो एक फिल्म दी है, देख लो इसे, समझ लो, समझ में ना आए तो प्रश्न पूछो, ऐसा भी होता है ना। तो कहीं ना कहीं तो वो व्यक्ति भी आगे आ जाएगा। और कोई बात नहीं, ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है तो उसमें पता चल जाएगा कौन बोलता है। फिर देखते हैं वो नमक वाला टूथपेस्ट यूज करता है या नहीं, है ना। चलो शुरू करते हैं। हैनिल भाई पढ़ना शुरू करो। हाँ, सफ़ा आंखें, सफ़ा। हम्म, बस यहाँ तक। अब बच्चों आपको पता चल गया कि वो उस व्यक्ति, उस बालक की बात करते हैं, कितनी उम्र का होगा? जस्ट ओनली 9-10 ईयर्स, नॉट मोर देन, सिर्फ 9-10 साल का बच्चा। और अभी आप पढ़ रहे हैं तो आप तो 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो आपकी उम्र कम से कम 14-15 साल होगी, और वो तो इससे भी छोटा 9-10 साल का एक बच्चा है ना। और कहाँ काम कर रहा है? वहीं चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, ये किसकी बात कर रहे हैं? उस लड़के की बात करते हैं। वो उसका चरित्र चित्रण कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछूंगा तो पहले वो कैसा दिखता है वो, फिर उसके गुण, ये सारी बातें आती हैं। तो सबसे पहले गोरा चिट्टा रंग, नीली सफाक आंखें, सुनहरे बाल, चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं, है ना। मस्ती से काम करता है लेकिन काम में आलस करता नहीं है। कमल के पत्ते पर फिसकती हुई पानी की बूंद सी फुर्ती, है ना, फटाफट काम करने वाला बच्चा। आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था, और शायद वही उम्र ही रही होगी। यहाँ पर दो पात्र आ चुके हैं, एक कैफे में काम करने वाला वो बालक, और दूसरा जगदीश बाबू, बराबर ने। अब उस बालक का क्या नाम है, जगदीश बाबू वहां पर क्या करने गए हैं, कौन दाजू बनता है, ये सारी बातें क्लियर है। यहाँ तक ये पहला पैराग्राफ आप समझ गए ना सभी? ठीक है, चलो अब हम और दूसरा पैराग्राफ के लिए किसी और को कहते हैं। ओ मितेश, दूसरा पैराग्राफ पढ़ो। हम्म, बस देखिए, आपको हिंदी में और बेहतर पढ़ने की कोशिश करनी है। हमें एक प्रवाहितता चाहिए, एक फ्लो चाहिए, जिसके कारण आप अच्छे से पढ़ सके। चलो अब दूसरी बारी, किसकी बारी देखते हैं। अध जली सिगरेट, अध जली यानी आधी जली, आधी जली सिगरेट का एक लंबा सा कच खींचा। देखो, सिगरेट इंजरियस टू योर हेल्थ, ऐसा अंग्रेजी में आता है ना। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो नहीं पीनी है। यहाँ पर वो पी रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की बात की गई है ना। सिगरेट का एक लंबा सा कस खींचा और वो व्यक्ति सोच रहे हैं, किसने सिगरेट का? जगदीश बाबू ने
कैफे में प्रवेश किया। सिगरेट पीता पीता वो व्यक्ति सिगरेट कैफे में आता है, तो वहीं पर कौन, ये 9-10 साल का बच्चा मेज पर से प्लेटें उठा रहा था। मेज अर्थात क्या, टेबल। अब टेबल का हिंदी शब्द है मेज, तो आपको मैं पूछूंगा, है ना, पूछूंगा ऐसा शब्द आता है, तो भाई मेज पर से वो प्लेटें उठा रहा था। और जब वे पास ही कोने के टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मतलब कि आए रहे काम कर रहा है। जगदीश बाबू ने जगह ली, फौरन उनके पास वो पहुंच गया सारा काम खत्म करके। आगे, मानो घंटों से उनकी उसी स्थान पर आने व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। मतलब कि यह होता है ना कि भाई उनको इनकम कैसे मिलेगी, उनको पैसे कैसे मिलेंगे, उनको फायदा कब होगा, जब उनके होटल में, जब उनके कैफे में, जब उनकी लारी पर, अलग अलग प्रकार से बोल रहा हूं मैं, तो उन पर खाने वाले व्यक्ति ग्राहक आएंगे ना, तभी उनके जीवन में कुछ फायदा होगा, कुछ पैसों की इनकम होगी, आय होगी, ऐसी बात है। तो मानो उसी का प्रतीक्षा, उसी की प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई आए और यहाँ पर बैठे, और वो तुरंत उनके पास चला गया। कैसे चला गया देखते हैं। वह कुछ बोला नहीं, हाँ नम्रता प्रदर्शन करने के लिए थोड़ा झुका। जी आइए, है ना, कुछ बोला नहीं, वहां आकर खड़ा रह जाता है और रुक जाता है। सुधा नहीं पूछता और क्या लेना है ना, ऐसा नहीं, रुकता है और मुस्कुराया भरता। उसके उसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। यहाँ पर हिंदी शब्द है मीनू, पर यहाँ पर मीनू ना करके हम मेनू करेंगे, मेन्यू, बराबर ने, सारा मेन्यू, है ना, दाल चावल खला चावल ये सारी बातें होती है, पनीर अंगारा पनीर टिक्का ने ऐसा ऐसा जो भी है। पर यहाँ पर तो ये कैफे था, तो कैफे में चाय कॉफी, है ना, बॉर्नविटा, ऐसा ऐसा कुछ होगा। तो जगदीश बाबू ने क्या ऑर्डर दिया, सिंगल चाय, है ना? बस बोल दिया सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर फिर से चल दिया और पलक झपकते ही हाजिर थी चाय, और वो वहां पर आ चुका। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो बालक कहाँ पर काम करता था, तो कि भाई चौक में जो बड़ा साइन बोर्ड वाला कैफे है, उसी कैफे में ये बच्चा काम करता था, है ना। दूसरा, जगदीश बाबू ने क्या ऑर्डर दिया, तो जगदीश बाबू ने सिंगल चाय का ऑर्डर दिया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। रक्षित आगे पढ़ो, थर्ड पैराग्राफ। अब घटना बदलती है, पढ़ो। फिर से पढ़ो, एकांकी या एकाकी। हम्म, हाँ एकाकी, देखो बच्चों अब सम डिफरेंस डिफरेंस बता देता हूँ। एकाकी और एकांकी दोनों में फर्क है। एकाकी अर्थात सिर्फ अकेला, और एकांकी वन एपिसोड वाला आता है ना, एक अंक, सिर्फ एक अंक वाला, है ना। एकांकी और एकाकी, एकाकी सिर्फ अकेले व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है उसके लिए, और एकांकी सिर्फ एक एपिसोड का, ऐसा अंग्रेजी में होता है ना, जिसका सिर्फ एक ही भाग हो, ऐसा, दूसरा नहीं। आगे पढ़ो। अपनत्व, कितना अपनत्वहीन है। जी, अलगाव की जड़ें होती है। हम्म, हाँ, विछो या विरक्ति की किसी कथा के मूल में, विछो अर्थात वियोग होता है ना, विरक्त होता है, किसी के नफरत होती है, दूर चाहते हैं, उसका विछो या विरक्ति, यानी किसी के साथ वियोग होता है, किसी के दूर, किसी से दूर चले जाते हैं तब। और दूसरा,
जहां पर होते हैं उनके साथ आप हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तब ये ऐसा होता है ना। चलो अब फिर से इसको हम समझ लेते हैं। तो सिंगल चाय आ चुकी है, सिंगल चाय आ चुकी है। जगदीश बाबू बैठे बैठे ये सारी बातें सोच रहे हैं। लेखक ने यहाँ पर ये सारी बातें की है कि मनुष्य की भावनाएं बड़ी ही विचित्र है। सबसे पहली पंक्ति, मनुष्य की भावनाएं बड़ी ही विचित्र है। कभी कभी वो सारे लोगों के बीच में भी अकेला अनुभव करता है, और कभी कभी सब लोगों के बीच में होते हुए भी अगर आजू बाजू कोई ना हो तो भी वो अकेला महसूस करता है ना। देखते हैं कैसे कहते हैं। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। तो कभी कभी मैं कहूँ गार्डन में चला जाता हूँ लेकिन मैं सिर्फ अकेला ही हूँ। हाँ हाँ, क्या मस्त वातावरण, क्यों? क्योंकि मैं खुश हूँ, है ना। और वहाँ का वातावरण, मुझे आजू बाजू कोई नहीं है फिर भी मुझे अच्छा लगता है, आजू बाजू कोई नहीं है फिर भी मुझे अच्छा लगता है, सुकून है, शांति है। कहाँ से? अपने मन से। तो कभी कि मनुष्य अकेला होता है, आजू बाजू कोई नहीं होता है तो भी वो खुश होए, और कभी कभी कितना अपना है परंतु जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्व है पर यह अकारण नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति इस अलगाव की जड़ें होती है। यहाँ पर बात आई अलगाव, यानी अब ऐसा क्यों होता है? सबके कभी कभी ऐसा होगा, बहुत सारे लोग हैं फिर भी हमें अकेलापन लगेगा। क्यों? यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं लेकिन मेरा 9th बी का क्लास नहीं है ना, मेरे 9th के बच्चे नहीं है तो मुझे अकेलापन लगेगा? सारे का 10th के क्लास टीचर आ गए, उनके बच्चे आ गए, है ना, 11th के 12th के बच्चे आ गए, पर मेरा मेरा क्लास मेरे पास नहीं है, क्या मुझे अकेलापन लगेगा? होगा, मुझे ऐसा होगा। लेकिन मैं ऐसा मान लूं कि चलो इतने बच्चे तो आए और उनके साथ मेरा तो एक रिश्ता है, तो वहां पर मेरी सोच अगर उनके साथ क्या है, जुड़ने की भावना है, उनके साथ भी अगर मेरा लगाव है तो क्या होगा, है ना, मुझे ऐसा ऐसी फीलिंग, ऐसी एकाकीपन की बात होगी नहीं। आपको फिलहाल एकाकीपन की बात हो सकती है क्योंकि आप स्कूल में नहीं है, ये आप स्कूल में बच्चे आ रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी बात, जहां पर भी है वहां उनके साथ क्या करिए, एक लगाव, अपनेपन, लगाव अर्थात ગુજરાતીમાં કહો તો લાગણી, લાગણી હોવી જોઈએ, है ना, उनके प्रति। तो वो सब हमें अपना लगने लगता है। एक दिन में लगाव बन जाता नहीं है, कई सालों लगते हैं, कई साल लगते हैं, है ना। तो ये याद रखना है ना। तो ये बात आती है। तो लेखक ने इसलिए मनुष्य की भावनाओं को बड़ा ही विचित्र कहा है। प्रश्न आ सकता है कि लेखक ने मनुष्य की भावनाओं को विचित्र क्यों कहा है? क्योंकि कभी कभी मनुष्य अकेला होता है फिर भी अकेलापन महसूस नहीं करता, उसे अकेलापन भरा भरा लगता है, अच्छा लगता है ना, क्योंकि वो मन से खुश है। और कभी कभी मनुष्य सब लोगों के बीच में होते हुए भी उसे कुछ अच्छा लगता नहीं है। उदाहरण जैसे दूं, अगर हम सूरत में हैं और एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से क्या हो गया है, बिछड़ गया है, तो आजू बाजू तो बहुत सारे लोग हैं, तो क्या उस बच्चे को अच्छा लगेगा? नहीं, दूसरे लोग क्या हैं उसके लिए, पराए हैं, पहचानने वाला कोई नहीं है, ऐसा है ना। मैं यहाँ से मुंबई चला जाऊंगा, मुंबई में पहचानने वाले दूसरे व्यक्ति कोई नहीं, तो सबके होते हुए भी मैं अकेला महसूस करूंगा, है ना। और यहाँ पर मैं अकेला हूँ फिर भी मैं अकेला महसूस नहीं करूंगा। क्यों? अरे ये तो मेरा कंप्यूटर लैब है ना, ये मेरा स्कूल है ना, ये स्टाफ रूम है, ऐसा। तो यहाँ पर मैं अकेलापन महसूस करूंगा नहीं, अकेला हूँ, आजू बाजू कोई नहीं है फिर भी, है ना। तो इसलिए लेखक ने मनुष्य की भावनाओं को बड़ा ही विचित्र कहा है। अब ये विचित्र अर्थात क्या? जिसे समझा नहीं सकते हैं, ऐसा, समझा ना जाए ऐसा, बराबर। इसलिए मनुष्य की भावनाओं को बड़ा ही विचित्र कहा है। ठीक है, यहां तक ठीक है? आपको क्लियर है सभी? ठीक। अब दूसरी बार हम फिर से कंटिन्यू इसमें हम आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। तो अब तक का ये जो भी काम है वो कर लेना है, और इनमें से 2 प्रश्न मैं अभी से दे देता हूँ, वो आपको लिखने हैं, जिसके कारण स्वाध्याय में रिपीट होंगे तो लिखने नहीं है। एक, वो बच्चा कहाँ पर काम करता है और क्या काम करता है, वो देखने में कैसा है। तीसरा प्रश्न, है ना, जगदीश बाबू ने कौन सा ऑर्डर मंगाया। 5वां प्रश्न,
लेखक ने मनुष्य की भावनाओं को बड़ा ही विचित्र क्यों कहा है वो। तो इस 3 पैराग्राफ में इस 5-6 प्रश्न बनते हैं। उन ये काम आज आज आपको कर देना है। ठीक है, हो जाएगा। ओके ठीक है, अब हम फिर कभी मिलते हैं। बोलो। जनरवमय, जन अर्थात लोग, रव अर्थात आवाज, जनरवमय, जन अर्थात लोग, रव अर्थात आवाज। तो जनरवमय वातावरण, तो कभी कभी मनुष्य की बहुत बहुत शोर शराबा होता है, लेकिन वहां पर वो आवाज हमारे लिए होती नहीं है। वो तो अपने आप, जैसे हम बाजार में चले जाते हैं, चिल्लाते हैं कि हमारे लिए चिल्लाते हैं, वहां पर हमें अच्छा लगेगा नहीं। वहां पर तो हम हमारे परिवार के व्यक्ति की ही आवाज के प्यासे होते हैं, वही कान उनको सुनने के। तो जनरल वातावरण होते हैं। कितने सारे लोग हैं ऐसा, कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोगों की आवाज है, लेकिन वहां पर अपनेपन की अनुभूति नहीं। ऐसा कुछ। बोलो। बोलो। आपको खुद अब बनाने हैं। अब आपको खुद 5 प्रश्न अपने आप इनमें से बनाने हैं और उत्तर लिखना है। ठीक है, बोलो। जो चैप्टर चलता जाता है वही लिखना है, बराबर। ठीक है, चलिए। तो अब कंटिन्यूअस हम हिंदी को कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद गुजराती का कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो अब टिल जो भी गुजराती हिंदी के कॉमन क्लास आते हैं उनमें हिंदी का ये चैप्टर पूरा होगा। ठीक है, ठीक है। तो चलो, दूसरे पार्ट में हम मिलेंगे, तब तक ये काम हो जाना चाहिए। चलिए, मिलते हैं। हाँ, ठीक। बाय बाय। जय हिंद। हाँ, 37 बच्चे हैं हमारे पास, है ना। यक्ष, रुद्र, राजवी, रैनी, खुशी, पंत, हैनिल, ग्रीवा, दीप, ध्रुव। ये कौन है फ्रेंड्स गेमिंग, ढूंढ लेना कौन है ये फ्रेंड्स गेमिंग वाला, बराबर। गुर्जर, गुर्जर हितेश, सागर, जलोद्रा ओम, देवांशी, जैसिका, नीच, रुचित, ध्रुव, क्रिस, अंश, मितेश, मुद्र, जस, ध्यानी, प्राची, सागर, श्रुति, दर्श, हेतवी, तन्वी, तिशा, त्रिवेदी राज, आस्था, ईशा, युग। इतने बच्चे हैं, बराबर। और ये फ्रेंड्स गेमिंग वाला कौन है, ढूंढ लेना, है ना। चलिए, मिलते हैं बच्चों। ना